नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 38। ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट, मतलब एक चोर चोरी कर चुका है और रन भग रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। मतलब उसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर मिनट रहेगी। पहली मिनट में भी 50 मीटर चलेगा, सेकंड मिनट में भी, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया है यूनिफॉर्म। ओके। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, ए पुलिसमैन रन्स टू कैच हिम, एक पुलिस वाला भगा उसको पकड़ने के लिए। ही गो 60 मीटर इन फर्स्ट मिनट, पहली मिनट में वो 60 मीटर चला। एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। ओके। आप मतलब देखो, पहले वो 60 की स्पीड से चल रहा है, 60 मीटर जा रहा है 1 मिनट में। फिर वो क्या कर रहा है, दूसरे सेकंड में उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली कि बोला ऐसे तो चोर भग जाएगा आगे जाके। भाई देखो, यहाँ चोर है, ठीक है ना, ये थीफ है टी। ये थीफ एक पहली मिनट में कहाँ पहुंच गया, 50 मीटर, है ना। ये कितना है, 50 मीटर। अरे ध्यान से, 1 मिनट, एक जनता जनार्दन रुकिए जरा। और 50 मीटर। ओके। फिर सेकेंड मिनट है, तो वो कहाँ पहुंचा भाई, अगेन अगला 50 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर। अब 2 मिनट के बाद में यहां से भगा कौन, पुलिस वाला, है ना, पुलिसमैन। ओके। तो वो पहली मिनट में कहाँ गया है, 60 मीटर। ओके। अब देखो, जब इसकी पहली मिनट हुई होगी तब चोर तो 3 मिनट, 3 मीटर चला गया, तीसरी मिनट में है ना, वो तो 2 मिनट बाद चला है, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद पुलिस वाला यहां से चला और 2 मिनट बाद चोर यहां से चला, तो चोर अगली 50 मीटर और चला गया। समझ पा रहे हो बात को। तो दूसरे मिनट के अंदर ये कितना चलेगा, 120, 100, हाँ यहाँ पे आ जाएगा लगभग, अंदाजा लगा रहे हैं अपन। ओके, क्लियर है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हो, तो चोर आगे चलेगा, पुलिस वाला पीछे चलेगा, तो कभी ना कभी तो उसको पकड़ेगा। हाँ जी सर। तो नाउ आप ये कहेंगे, देखो सर, चोर जो है वो पहली मिनट में 50 मीटर, दूसरे मिनट में भी 50 मीटर, तीसरे मिनट में भी 50 मीटर, और चौथे मिनट में भी 50 मीटर, ऐसे चलेगा। हाँ जी सर, ऐसे चलेगा। बट पुलिस वाला पहली मिनट में 60 मीटर, दूसरे में, ध्यान से, दूसरे मिनट में अपन ने 120 गलत लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि सर दूसरे मिनट में वो 5 मीटर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हिज स्पीड बाय 5 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे 65, मैंने 120 गलत लिख दिया, यहाँ पे 65 लिखना था अपने को। कितना लिखना है भाई, 65। और थर्ड मिनट में कितना होगा, जल्दी सोच के बताइए, थर्ड मिनट के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। भाई पहली मिनट में 60 मिनट करेगा, दूसरी मिनट में 65 करेगा, थर्ड मिनट में 70 मीटर करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो 65, 70, और आगे क्या आएगा, 75। हर मिनट उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या हो रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट के बाद में पुलिसमैन विल कैच द थीफ, पुलिसमैन उस थीफ को कैच कर लेगा। हमने कहा देखिए भाई, बात ये है सीधी सी, कि कहीं ना कहीं जाके उसको वो पकड़ने वाला है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ये देख रहे हो, हाँ। तो इसका मतलब वो कैसे ढूंढा जाए सर। अब मैंने कहा कि इस चीज को मैं ऐसे लिखूं कि भाई पहली फर्स्ट मिनट की बात हो रही है, सेकंड मिनट की बात हो रही है, थर्ड मिनट की बात हो रही है, फोर्थ मिनट की बात हो रही है, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चला ना 50 50 50 में। तो मैंने कहा ये थिफ की बात हो रही है, थिफ ने पहली मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, 50 मीटर, 2 मिनट में कितनी की, 100 मीटर, 3 मिनट में कितनी की, 150 मीटर, हाँ, 4 मिनट में कितनी करेगा, 200 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब ये जो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये सम ऑफ टू टर्म्स लिख रहा हूँ इस एपी के अकॉर्डिंग, हाँ। और ये S3 लिख रहा हूँ, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। क्या बात समझ में आ रही है। फिर मैं पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, पहली मिनट में 60, दूसरी मिनट में कितनी होगी, 60 प्लस 65, क्या मैं इसको 125 लिख दूं भाई। और यहाँ पे 60 प्लस 65 प्लस 70, 6 3 जा 18, 90, 195। और फोर्थ मिनट में कितनी करेगा वो, 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75। ओवरऑल आप ये भी बोल सकते हैं सर 195 प्लस 75 कर लो। मैंने कहा यस, तो ये हो गया 270। तो ये तो चोर आगे निकल गए सर उससे, मतलब वो पकड़ तो यहीं कहीं लेगा उसको। ध्यान से देखो, फोर्थ मिनट से पहले पहले ही पकड़ लेगा उसको, कहीं ना कहीं पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। हाँ, फोर्थ मिनट पे वो जा रहा है 200 मीटर, और ये थर्ड मिनट पे 135। तो जैसे ये थर्ड मिनट से थोड़ा सा आगे चलेगा वहां पकड़ लेगा। अरे हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है।
क्या क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना तो बोल दिया करो भाई, ऐसे क्या आप आलसी बने रहते हो। तो आपने कहा जरूर सर, कुछ तो पकड़ में आ रहा है। मनाओ। अब हमें करना क्या है, तो हमने एक बात समझते हैं कि सर मान लेते हैं कि अब हमें टाइम तो नहीं पता ना, हम मान लेते हैं वो 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ेगा। यस और नो? हाँ जी सर। तो नाउ ये 1 मिनट में 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके। नाउ ये कितनी करेगा, 3 मिनट के बाद में कितना करेगा? तो भाई 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो हमने कहा टी एच टर्म पता कर लो, सम ऑफ टी एच टर्म्स। ऐसा करेगा? नहीं सर। तो मैंने कहा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस चीज को देखो थोड़ा सा और डीपली समझना पड़ेगा आपको, या फिर मैं इसको और इजी करूं। एक बार रुको, मैं इसको इजी करता हूं आपके लिए। हाँ जी सुनिए बात, देखो बेटा, आप ये कह सकते हो कि सर 2 टर्म लेनी है, 3 टर्म लेनी है, 4 टर्म लेनी है। हम ये कह रहे हैं कि पुलिस वाला उसको टी मिनट के बाद पकड़ेगा। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाला चोर को टी मिनट के बाद पकड़ रहा है। तो भाई देखो, मान लो उसने उसको 3 मिनट बाद पकड़ा, पुलिस वाले ने, तो भाई तब तक चोर की कितनी मिनट हो गई? अरे सर, पुलिस वाले ने 3 मिनट बाद पकड़ा, मतलब चोर तो 2 मिनट पहले चल चुका है, पुलिस वाला तो 2 मिनट बाद चल रहा है। तो हमने अगर ये कहा है कि टी मिनट में पकड़ रहा है, तो चोर t+2 मिनट चल चुका है। चोर कितनी देर चल चुका है? t+2 मिनट। ये वाली लाइन समझो पहले तो। क्या बात पकड़ में आ रही है? आपने कहा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। आपने कहा टी मिनट, लेट कर लेते हैं हम, वो टी मिनट बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये बता कि चोर कितने मिनट चल चुका है, तो आपने कहा चोर चल चुका है t+2 मिनट। तो ये बताइए डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन डिस्टेंस पे डिपेंड है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन t+2 मिनट्स। तो आपने कहा देखिए सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला, हम यहाँ पे डिस्टेंस पता कर रहे हैं, डिस्टेंस क्या होती है? सो डिस्टेंस स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा हाँ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो स्पीड क्या है? 50 मीटर पर मिनट, और टाइम क्या लग रहा है वो उसको t+2। तो ये 50 × t+2 लिख दो, या 50t+100 लिख दो। 50t+100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, कितने टाइम में? t+2 मिनट में। ओके सर, बात पकड़ में आ गई। मैंने कहा एक नई स्लाइड लेता हूँ। नई स्लाइड क्या करिए तुम्हें, कि जो ये पुलिस वाला है, पुलिसमैन है, वो टी मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो आपने कहा सर पुलिस वाला तो ऐसे चल रहा है, पहले चल रहा है 50 चल रहा है क्या? हाँ, पहले 50 से चल रहा होगा आई थिंक। नहीं नहीं, 60 चल रहा है। उसकी स्पीड है 60, और वो फिर बढ़ा रहा है 60 मीटर। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी स्पीड हो रही है 65, फिर उसकी स्पीड हो रही है 75। तो आपने कहा कि स्पीड ऑफ पुलिसमैन इज इन एपी, है ना? स्पीड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन इज इन एपी। तो आपने कहा इट इज एन एपी, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक एपी है। और अगर ये एपी है तो टी मिनट में, देखो पहले मिनट में 60 मीटर है बेटा, दूसरे मिनट में 65 है, तीसरे में 70, चौथे में 75। तो आप ये बताइए टी मिनट के बाद में, अब टी मिनट तक मान लो ये 3 ही होते, तो आप क्या कहते? सम कर लो सर, और ये एपी है, तो मैंने कहा ए कितना है? 60, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। तो एस टी कितना हो जाता? एन की जगह टी रख दो। हाँ या ना बोलो? हाँ। तो आपने कहा t/2, एस एन का फॉर्मूला याद है? 2a 2 × 60 प्लस t-1 इंटू में d, दैट इज 5। तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो t/2 इंटू में 120 प्लस 5t-5। इसको हम कर लेते हैं अब सॉल्व। तो बेटा जी अब ये हो जाएगा, देखिए t/2 ब्रैकेट में 120 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? t/2 इंटू में 115 प्लस 5t। अब देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें क्वेश्चन आराम से समझाऊंगा, दोबारा भी समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमने कहा देखो ये क्या आया है, ये डिस्टेंस का सम आया है। कौन सी डिस्टेंस का? वो डिस्टेंस जो वो टी टाइम में कवर करेगा। कौन? पुलिसमैन। ओके। और ये जो डिस्टेंस आई है, ये कौन सी डिस्टेंस आई है? जो थिफ कवर करेगा t+2 मिनट में। ये t+2 क्यों लिया, ये समझ में आना चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि वो 2 मिनट पहले चल चुका था, है ना? क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी? क्योंकि पुलिस वाला जब चोर को पकड़ेगा तो दोनों डिस्टेंस बराबर ही तो होंगी, जितनी डिस्टेंस चोर चला है उतनी डिस्टेंस पुलिस वाला चल के आया है। तो आपने कहा देखिए भाई, व्हेन थीफ या व्हेन पुलिसमैन कैच द थीफ, है ना,
तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी, तो हम लिख देते हैं 50t प्लस 100 इक्वल t/2 इंटू में 115 प्लस 5t। ओके, ये बात समझ में आई। ये क्यों इक्वल हुआ कि व्हेन पुलिसमैन कैच द थीफ then the distance covered by the distance covered by in t minutes both the distance are equal। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। क्या करें सबसे पहले? सर सबसे पहले इस 2 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 50t प्लस 100, अंदर तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, और इक्वल में आ जाएगा t इंटू 115 प्लस 5t। ओके, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख लेता हूँ आराम से, जगह ही जगह अपने पास। तो ये हो गया 100t प्लस 200 इक्वल में 115t प्लस 5t स्क्वायर। ओहो, क्वाड्रेटिक बन रहा है, उनको इधर लेके चलो तो 5t स्क्वायर प्लस 115t, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 100t माइनस 200 इक्वल में 0। तो क्या बचा? 5t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 200 इक्वल में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। मैंने कहा भाई 5 कॉमन ले लो, तो 5 आपने कॉमन लिया तो ये बचा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इक्वल में 0। तो इक्वेशन बन गई t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इक्वल में 0। अब 40 के फैक्टर करना है, तो 8 5 जा 40 कर लोगे? हाँ ठीक है, तो आपने लिखा t स्क्वायर प्लस का 8t आएगा माइनस का 5t आएगा। आई थिंक ये बात क्लियर है सबके दिमाग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे लगाते हैं। तो आपने t कॉमन लिया तो ये बचा t प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लिया तो ये बचा t माइनस t प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लोगे तब यही बचेगा इक्वल में 0। तो यहाँ से t प्लस 8 ब्रैकेट कॉमन ले लो तो आपके पास सेकेंड ब्रैकेट आ जाएगा t माइनस 5 इक्वल में 0। तो आपने कहा t प्लस 8 0 है या फिर t माइनस 5 0 है। भाई जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब एक पहला ब्रैकेट 0 है या फिर सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई -8 और यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5। तो आपने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपने यहाँ से आइडिया लगाया कि 5 मिनट के बाद में पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा, 5 मिनट के बाद में। ये बात समझनी थी भाई। ओके, तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ मैं तुम्हें। एक चोर है, वो चोरी करके भाग गया है ना, और वो जब चोरी करके भगा तो उसने क्या किया? अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी, है ना। कमजोरी आदमी था, 50 मीटर हर मिनट पे वो कवर कर रहा था। तो 50 फिर 100 फिर 150 200 इस तरीके से। बट पुलिस वाला था, वो क्या कर रहा था? पहले 60 की स्पीड से चला, फिर 65 की स्पीड से चला, फिर 70 की स्पीड से, फिर 75 की स्पीड से। तो आपने कहा सर ये 5 मिनट वाला क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा ठीक है अभी समझाता हूँ, आंसर भी समझाऊंगा, वेरीफाई करके दिखाएंगे। फिर हमने सोचा कि हम कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो हमने कहा देखो भाई, हमें ये नहीं पता ना यहाँ पे कि कितनी टर्म्स का सम लेना है ना। टर्म्स तो पता चल गई, पर कितनी टर्म्स का सम लेना है। तो इसके लिए हमने सोचा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स, तो दिमाग लगाया कि कुछ मिनट के बाद में पुलिस वाला पकड़ेगा उसको, बट कितनी मिनट होंगी। तो हमने उसको कंसीडर किया कि टी मिनट के बाद में पुलिस वाला पकड़ लेगा चोर को। बट जब हम टी मिनट पुलिस वाले के हिसाब से सोच रहे हैं, या हम यहाँ पे ये भी सोच सकते थे कि चोर टी मिनट बाद पकड़ा जाएगा, तो पुलिस वाले का टाइम क्या होता? t+2 होता, है ना, ये भी समझना। तो आपने कहा हाँ सर t-2 होता, -2 +2 नहीं होता। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक आ जाती फिर, है ना, क्योंकि आगे वाले फॉर्मूले में t-2 लिखाना पड़ता। तो इससे अच्छा अपन ने सही किया, t+2 मिनट ले ली कि चोर t+2 मिनट बाद पकड़ा जाएगा, और t+2 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये डिस्टेंस कवर करेगा। फिर हमने कहा कि भाई पुलिस वाला अगर टी मिनट बाद पकड़ रहा है तो टी मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के पता किया। हमने कहा जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ ही लिया टी मिनट के बाद में, तो दोनों की डिस्टेंस कवर इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने सोल्व करके निकाला कि 5 मिनट के बाद में पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। अब देखो 5 मिनट के बाद में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 250 मीटर पुलिस चोर, और 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा था? एक, ये सही मैंने सही किया था क्या? 60 + 65 60 + 65 125 + 70 195 प्लस
75 टू 70। अपने हिसाब से तो यार 4th मिनट में पकड़ लेना चाहिए था उसको, है ना। क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, गड़बड़ तो क्या है। ओके हाँ, वही कह रहा है कि 5th मिनट में पकड़ लेगा। सही है सही है सही है। 5 मिनट ये चल लिया, 1 2 3 4 5, ये तो यार थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लग रहा है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में, कभी फिर डिस्कस करेंगे। ओके चलो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेशमा वांटेड टू सेव एटलीस्ट ₹6500। रेशमा चाहती है कि मैं 6500 रुपीज सेव कर लूँ फॉर सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। मतलब 12 महीने बाद वो अपनी बच्ची को एक स्कूल में भेजना चाहती है, और उसके लिए उसको कितने रुपए सेव करने पड़ेंगे? 6500। ओके, सी सेव्ड ₹450 इन द फर्स्ट मंथ। पहले मंथ उसने कितने रुपए सेव किए? 450। ओके, एंड रेज हर सेविंग बाय ₹20 एवरी नेक्स्ट मंथ। ओके, तो अगले महीने उसकी सेविंग कितनी हो गई? 470। उससे अगले 490। ओके, हाउ मच विल सी बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो मतलब पहला मंथ है ये, फिर ये सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं 12th मंथ आएगा कि नहीं आएगा भाई? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 12th मंथ में कितनी सेविंग होगी, है ना। हर साल हर महीने सेविंग बढ़ा भी तो रही है वो, तो इसमें कितनी सेविंग होगी वो नहीं पता। ओके, तो विल सी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। तुमने कहा देखो भाई, अगर उसने पूरे साल के अंदर 6500 रुपीज सेव किए हैं, कम या इससे ज्यादा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर कम किए हैं तब तो वो नहीं भेज सकती, बट या तो 6500 सेव किए या इससे थोड़ा ज्यादा भी किया तो भी वो सेंड कर सकती है। क्या बात समझ में आई क्या? आपने कहा हाँ बहुत ईजी सा है, तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा था कि हाउ मच सी सेव इन 12th मंथ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था। अभी वो आपसे ये पूछ रहा है कि इन 12 महीनों में अगर वो इस हिसाब से सेविंग करे तो वो अपनी बच्ची को भेज सकती है कि नहीं भेज सकती। मतलब आपको सम ऑफ 12 टर्म्स करना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सेविंग बाय रेशमा, रेशम, रेशम इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो ए की वैल्यू 450 है और डी की वैल्यू 20 है, और हमें S12 पता करना है। तो आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2, और आपको लास्ट टर्म नहीं पता है तो बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई आप, n-1 इंटू में डी। ना एस एन क्या हो जाएगा? S12 हो जाएगा ना। एस एन क्या, अगर हम S12 लिखें तो और भी ठीक अच्छा लगेगा अपने को। S12 क्या हो जाएगा? 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 450 प्लस 12-1 इंटू में 20। ओके, नाउ 2 से 2 कैंसिल कर लो और ये 10 कैंसिल कर लो, 10 टाइम। आई थिंक ये समझ में आ रहा है तुम्हारे को। तो ये हो गया 12 इंटू 450 प्लस 12-1 11 इंटू 10 110 हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया 12 इंटू 560। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? अरे हाँ ना बोलो भाई। नहीं सर, मैंने कहा ओके। तो अब हमें क्या करना है? 12 को 550 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू अगर हम 560 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6720 रुपीज़। कितना आता है? 6720 रुपीज़। तो आपने कहा देखो सर, ये जो सेविंग है 12 मंथ की, वो जितने पैसे उसको भेजने के लिए चाहिए थे उससे ज़्यादा है। तो यस, वो एबल है अपनी बच्ची को उस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज सकती है क्योंकि उसने टोटल 6500 से ज़्यादा रुपए कमाए हैं। कितने रुपए कमाए हैं? 6770 रुपीज़ सेव किए हैं, कमाए नहीं है, सेव किए हैं। क्या बात समझ में आई क्या? तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कि एपी को हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। रामकली वाओ वुड नीड ₹1800 फॉर एडमिशन फी, ओके, and book etc. for her daughter to start going to school from next year. She saved ₹50 in the first month of this year and increase her monthly saving by ₹20. After a year, how much money will she save? Okay, will she able to fulfill her dreams of sending her daughter to school? सेम क्वेश्चन है। इस बार हमें कह रहा है कि पहले महीने उसने 50 रुपए सेव किए, दूसरे महीने 20 रुपए बढ़ा रही है वो, तो दूसरे महीने 70 रुपए, तीसरे महीने 90 रुपीज, इस तरीके से वो सेव कर रही है। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो टोटल कितने मंथ्स हैं, टोटल 12 सेविंग्स हैं उसकी, 12 मंथ्स के अंदर वो इतने रुपए सेव कर लेगी कि अपनी बच्ची को स्कूल में भेज सके। तो हमने कहा 1800 रुपए से अगर ज़्यादा कर लेगी तो ठीक है, और बेचारी नहीं कर पाएगी तो नहीं भेज पाएगी।
तो आपने कहा ये एक एपी है और इस एपी की फर्स्ट टर्म बेटा कितनी है आपकी 50 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है S12। ओके, तो नाउ एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ओके, नाउ S12 इज 12/2 ब्रैकेट 2 इंटू 50 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में 20। अगेन देखो 2 से 2 कैंसिल और इधर वाले में 20 कैंसिल 10 टाइम, तो ये हो गया 12 ब्रैकेट 50 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 10 110। तो आंसर आ गया 12 मल्टीप्लाई 160। ओके, अब हमें क्या करना है, 12 को 160 या 12 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपकी मर्जी, जीरो लगा सकते हो आप। तो ये हो गए भाई साहब आपके 1920। ओहो सर, उसको सेव करने थे 1800 रुपए और उसने सेव कर लिया 1920 रुपए, तो यस, सी विल डेफिनेटली सेंड हर डॉटर या फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल। ओके, तो इसका आंसर भी यस है। तो आई थिंक ये वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आई। दो क्वेश्चन इसने सेम पैटर्न पे दिए थे, सेविंग अलग अलग थी और अलग अलग तरीके से इसको पूछा है, तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। नेक्स्ट देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 41। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ए सर्टेन फैक्ट्री ₹6 लाख। ओके, इफ इट डेप्रिसिएट्स, डेप्रिसिएट्स का मतलब कम होना, प्राइस कम होती है ना, जैसे मशीनरी अगर आप कोई भी खरीदते हो तो हर साल उसकी प्राइस कम होती जाती है ना। इन वैल्यू 15% फर्स्ट, 13.5% नेक्स्ट ईयर, 12% थर्ड ईयर एंड सो ऑन, इसी तरीके से, है ना। 1.5% का डिक्रीमेंट हो रहा है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10th ईयर में एंड होने पे उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू क्या रहेगी, कम हुई हुई वैल्यू क्या रहने वाली है। हमने कहा ठीक है। ऑल परसेंटेज अप्लाई टू ओरिजिनल प्राइस, ये सारे परसेंट आपको ओरिजिनल प्राइस पे अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि मान लो पहले साल खरीद के लाए तो 6 लाख रुपए की थी, अगले साल मान लो 90,000 कम कर दो तो मान लो 5,10,000 आ गया। तो ये मैंने क्या किया है, ये 15% मैंने माइनस किया है। तो अब यहाँ पे जो आप 13.5% माइनस करने वाले हो वो इसका नहीं करना है, वो ओरिजिनल वैल्यू का ही करना है। ओके, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलो, बात इतनी अगर समझ में आई तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिंपली वैल्यू पता करनी है कि फर्स्ट ईयर के बाद कितनी डेप्रीसिएशन होगी, तो स्टार्टिंग में कितनी है, एक ही वैल्यू है ना, वो पता करना है। और हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर के बाद इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो आपने कहा देखो साहब, वो फर्स्ट ईयर में तो 6 लाख है, तो आफ्टर 1 ईयर इफ इट डेप्रिशिएट इन द वैल्यू 15% द फर्स्ट। ओके, तो 15% निकालता हूँ मैं, 15% ऑफ 6 लाख। अगर किसी को कैलकुलेशन दिक्कत हो देखना यहाँ पे, 15% का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 6 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया 90 आया, और आगे कितने जीरो लगाने, 3 जीरो, तो ये आ गया 90,000। ओके, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 13.5% ऑफ 6 लाख। तो आप लिखेंगे 13.5 को मैं 135/10 लिख रहा हूँ, इंटू में परसेंट को 1/100 लिख रहा हूँ बेटा, ऑफ को मल्टीप्लाई, और 6 लैक्स 1 2 3 4 5 ही जीरो है ना इसमें। हाँ, ना देखो 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, और 135 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 135 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 810 आता है, तो ये आ गया 810 0 0। ठीक है, सेकेंड ईयर कितने रुपए कम होंगे उसमें से, 81,000। हाँ, फिर नेक्स्ट ईयर 12%, तो आप 12% निकालेंगे किसका, 12% ऑफ 6 लाख। ओके, तो ये हो जाएगा भाई 12 इंटू 1/100 इंटू में 6 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं मैं, और 12 6 72, तो 72 के आगे 3 जीरो। तो देखो डेप्रिसिएशन किस हिसाब से हो रहा है, पहले ईयर में 90,000 का, सेकेंड ईयर में कितने रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, 81,000 का, थर्ड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन होता है, 72,000 का। तो टोटल 3 साल में कितना होगा, इन तीनों का प्लस करने पे आएगा, हाँ ना, बोलो भाई। हाँ जी सर। देखो इस क्वेश्चन को आप ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर करके करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर, इस हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन चलेगा। मैंने कहा भाई कॉमन डिफरेंस
निकालना पड़ेगा, ए पता है और क्या ये एपी बना रहा है। तो आपने कहा देखो सर 9000 है और ये भी इसमें से 9000 कम है, तो आपने कहा ये एपी है, और अगर ये एपी है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। ओके, जिसमें ए की वैल्यू तो है 9000, सॉरी 90000, और डी की वैल्यू है 81,000 माइनस 90,000, और जो आ गया माइनस का 9000। ओके, और हमें 10 ईयर का पूछ रहा है, एंड ऑफ 10 ईयर। तो मैंने कहा 10th टर्म पता करते हैं अपन। 10th टर्म पता करने का मतलब सर 10वें साल, 10th टर्म पता करने का मतलब है 10वें साल कितने रुपए का डेप्रीसिएशन होगा। और मैंने कहा अगर मैं 10 टर्म्स का सम निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि टोटल 10 साल में कितने रुपए का डेप्रीसिएशन होगा। ओके, तो आपने कहा यस, तो मैंने कहा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। देखो बेटा मैं कोई भी बात तुमसे नहीं छुपा रहा हूँ, बड़े आराम से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी पड़ेगी, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें ना, पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा भाई। तो देखो नेक्स्ट में अपन अप्लाई करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस 10 दैट इज 10 अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है 90,000 50 प्लस 12 माइनस वन इंटू में माइनस 9000। ओके, डी की वैल्यू माइनस 9000 थी ना, 12 लिख दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा 10 लिखना है। ओके 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 10। नाउ ये हो जाएगा, देखो 2 से कट रहा है क्या कुछ, सर कट तो रहा है बट एक बार रहने दो, 5 ही लिख दो ना यहाँ पे बार। ओके, 2 इंटू 9 18, और 18 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो या 4 जीरो, अरे 4 ही जीरो आएंगे, 90,000 है, 9 लाख लिख दिया मैंने इसको, 90,000 मतलब 4 जीरो प्लस 9 इंटू माइनस 9000। ओके, तो ये हो गया 5 इंटू 180 000 4 जीरो माइनस 9 9 जा 81 1 2 3 जीरो। तो भाई साहब देखो इसको माइनस करना पड़ेगा, ये 180 1,80,000 है ना, 1,80,000 उसमें से 81,000 माइनस करना है, गलती नहीं हो जाए ध्यान रखना। तो आपके पास आ गया आंसर 99,000। तो आप लिखेंगे 5 इंटू 99,000। ओके, तो 5 को अगर 99,000 से मल्टीप्लाई करते तो 4,95,000। तो 10 साल में कितना डेप्रीसिएशन हो जाएगा टोटल, 4,95,000, 4,95,000 का। तो कॉस्ट क्या रहेगी, कॉस्ट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, अगर आप खरीदने जाओगे ना तो उसकी कॉस्ट आपको क्या देनी पड़ेगी, 6 लाख में से माइनस कर दो 4,95,000। ओके, तो 5 तो वो बचे, तो 1,05,000 रुपये उसकी कॉस्ट रह जाएगी, 1,05,000 उस इक्विपमेंट की कॉस्ट रहेगी कितने साल बाद में, 10 साल बाद में। देखो इस क्वेश्चन को कई बार अगर आपको टीचर समझा रहा है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि पहले साल डेप्रिसिएशन मतलब 6 लाख में से, ध्यान से देखना एक बार, माइनस कर देते हो 90,000, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो कितनी आती है, 5,10,000। ये कौन सी वैल्यू है जो डेप्रिशिएट होने के बाद बनेगी। अब नेक्स्ट ईयर आप 81,000 इसमें से माइनस करोगे 81,000। तो 81,000 जब इसमें से माइनस करोगे तो ये वाली टर्म, ये माइनस करने के बाद वाली टर्म, ये सब एपी बनाएंगे। तो ये क्या है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, इस तरीके से। तो उस हिसाब से करना चाहो तो उस हिसाब से कर लो, उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा भी करनी पड़ रही है, तो इससे बच भी सकते हैं। ये भी तरीका है कि डेप्रिसिएशन भी एपी में ही हो रहा है। ओके, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। चलो फिर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फिर भी लगे या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 42। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब आपके पास 700 रुपए हैं। ओके, ये 700 रुपए आप बच्चों में बांटना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास, 7 बच्चे हैं, तो 4 5 6 और 7, इन 7 स्टूडेंट्स में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने चाहते हैं। ओके, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ओके, तो आपने कहा देखो सर पहले वाले को प्राइस दिया मैंने x रुपए, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले को क्या प्राइस दोगे, सर दूसरे वाले को 20 रुपए कम, x माइनस 20। ओके, तीसरे वाले को क्या प्राइस दोगे, सर दूसरे वाले से 20 रुपए कम मतलब x माइनस 40। तीसरे को क्या प्राइस दो, चौथे को क्या प्राइस दोगे आप, सर दो इसको देंगे x माइनस 60। वेरी गुड,
इसको क्या प्राइस दोगे, x माइनस 80। ओके, इसको क्या प्राइस दोगे, x माइनस 100, और इसको क्या प्राइस दोगे, x माइनस 120। ये तो हमारे प्राइस हो गए। ओके, तो मैंने कहा क्या ये प्राइस एपी बना रहे हैं, तो आपने कहा ये भी सोचना पड़ेगा। तो आपने कहा कि लेट फर्स्ट प्राइस, हाँ बड़े से बड़ा प्राइस, लेट फर्स्ट प्राइस इज रुपीज एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग प्राइजेज आर एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 60। इस तरीके से हमारे प्राइस चलने वाले हैं। ओके, क्या ये प्राइस एपी बना रहे हैं, तो आपने कहा सर देखो सब में 20 रुपए कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एपी बना रहे हैं। तो आपने कहा इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ओके, और अगर ये एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, कॉमन डिफरेंस क्या है, -20। ये तो समझ में आ रहा होगा, -20 है, हर प्राइस 20 रुपए कम हो रहा है। ओके, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सर देखो हमें अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें पता है कि ये कौन सा प्राइस कितने का है, नहीं पता। क्या हमें पता है टोटल प्राइस कितने रुपए के दिए जा रहे हैं, हाँ सर। तो मैंने कहा ये जो 7 प्राइसेस हैं, इन 7 प्राइजेस की टोटल वैल्यू 700 है। तो आपने कहा कि मुझे S7 पता है कितना है, 700, तो क्यों ना हम SN का फॉर्मूला लगाएं। आपने कहा जरूर। तो SN का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक बच्चा बोला सर मेरे को तो ये पता है ना S7 प्राइस कितने का है। मैंने कहा हाँ तू वो a प्लस एन लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नाउ S7 क्या हो जाएगा आपका, S7 इज 7/2 इंटू में 2 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 1 इंटू में डी कितना है, -20। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और ये 10 टाइम कैंसिल, काट दो, 2 से 2 कैंसिल और ये कितने टाइम, -10 टाइम कैंसिल। सोल्व कर लो इसको। तो S7 कितना है भाई, सर S7 है हमारा 700, और ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो इधर, इक्वल में x प्लस 6 इंटू में -10, तो ये हो गया 100 इक्वल में x माइनस 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100 प्लस 60 दैट इज 160। तो पहला प्राइस कितने रुपए का दिया जा रहा है भाई, 160 का। तो उससे आगे वाला प्राइस 20 रुपए कम, 140 का। उससे आगे वाला प्राइस 40 रुपए कम, तो 160, या इसमें से 20 रुपए कम, 120 का। उससे आगे वाला प्राइस कितने रुपए का है भाई, 100 रुपए का। उससे आगे वाला प्राइस 80 रुपए का, ओके 80 रुपीज़। उससे आगे वाला प्राइस 60 रुपीज़, और लास्ट वाला प्राइस 40 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे टोटल प्राइजेज आ गए। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो ये रही, दिस इज द वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ईच प्राइसेस। ओके, आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है ना। नाउ इसके आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं बेस्ड ऑन हॉट्स, है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो वो हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कर लेते हैं, ताकि हमारे को भी बात समझ में आए कि ये वीडियो देखना है ना। अप्रोक्सीमेट 40 मिनट के वीडियो रहते हैं, आज अपने 33 मिनट्स के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल इससे पहले वाला वीडियो 45 का भी तो था, है ना। तो अप्रोक्सीमेट 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो पढ़िए पढ़िए इनको आराम से, कोई भी दिक्कत आए तो पूछिए कमेंट करके। वीडियो पसंद आ रहे हो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ओके बेटा जी।